यस बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम गॉस लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेट। अगर आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इनफाइनाइट प्लेट है, इनफाइनाइट एरिया की प्लेट है, उस प्लेट की वजह से किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रफली आइडिया लेंगे। मान लीजिए ये प्लेट है और इस प्लेट से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इस प्लेट को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करेंगे ताकि उस पूरे एरिया वेक्टर, जो जितने भी एरिया हैं छोटे छोटे, उनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएँ। तो यहाँ पे मैंने +1 चार्ज प्लेस किया, यहाँ एक छोटा सा dq चार्ज रखा। ये dq चार्ज इस +1 को ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। और +1 पे जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, लेकिन छोटे से चार्ज की वजह से लगा है तो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया d। अब जितना डिस्टेंस ऊपर आपने यहाँ dq लिया है उतना डिस्टेंस नीचे भी dq ले लिया। इस dq की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर +1 पर ये dq ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग रिपेल करेगा, तो इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बीच में इनके आ जाएगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस तरह से और डीए बना के हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कुछ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, कुछ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, उन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये नेट डायरेक्शन निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की कि ये इस तरफ आएगी। इसे कहते हैं परपेंडिकुलर टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आउटवर्ड्स। इसके आगे हमने सबसे पहले एक रफली आइडिया ले लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है। अब हम क्या करेंगे, जिस डिस्टेंस पर जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उसे पॉइंट P कहा, उससे पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाया जो सिलेंड्रिकल इन फॉर्म है। सिलेंडर क्यों बनता है इसे हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अभी मैं वापस आपको बता दूंगा कि ऐसा सिलेंडर क्यों बनाया जाता है। तो ये हमने सिलेंडर एज्यूम कर लिया अपनी तरफ से, ये r डिस्टेंस है। इसके लिए गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस E डॉट dA सरफेस S इज इक्वल टू Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। लेफ्ट हैंड साइड को हम, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, सरफेस S1, सरफेस S2 और सरफेस S3। तो पहले सरफेस S1 के लिए, सरफेस S1 क्लोज नहीं है तो ये क्लोज वाला साइन S1 सरफेस के लिए नहीं आएगा। S2, S3, S1 सरफेस पे गए। S1 सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, कोई भी एरिया आपने ले लिया, यहाँ पर छोटा सा एरिया मैंने कंसीडर कर लिया, उस एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, बाहर की तरफ होगी, क्योंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में कैलकुलेट किया, मतलब इसी वीडियो में पहले वाले पोर्शन में कैलकुलेट किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रहा था। तो दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। S2 सरफेस पे कोई भी DA ले लेंगे, DA की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी। सिलेंडर पर जब छोटा सा एरिया लेंगे तो उसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के इधर इस तरफ आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा S2 सरफेस के लिए। S3 सरफेस EDA cos 0 डिग्री, अगेन ये देखेंगे S3 सरफेस पे कोई भी DA लिया, उस DA की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस आ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के इधर तरफ लेफ्टवर्ड्स आएगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी DA की। तो EDA cos 0 डिग्री आ जाएगा। अब cos 01 EDA फॉर सरफेस S1 प्लस ये 0 हो गया सरफेस S3 EDA। अब अगर हम देखें तो S1 सरफेस के जितने भी DA हैं सारे यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, सब के सब। यहाँ पर कितने भी DA लेंगे वो सब इक्वल डिस्टेंस पे आएंगे। तो वही के वही स्टेटमेंट, सिंस ऑल DA एलिमेंट्स एट सरफेस S1 एंड S3 सरफेस के लिए यही है, S3 सरफेस के सारे DA एलिमेंट्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं। सिंस ऑल DA एलिमेंट्स एट सरफेस S1 एंड S3
having equal perpendicular distance from the charge distribution, hence magnitude of electric field is constant for all d elements at surface S1 and S3. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट क्वांटिटी को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, ये आ गया E, अंदर रहेगा dA फॉर सरफेस S1 प्लस E अंदर रह गया dA फॉर सरफेस S3। अब मान लीजिए जो सिलेंडर लिया है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया A, तो टोटल ds का ऐड करेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया A के इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा EA प्लस EA दैट इज 2EA, इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 1 डिनोट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड निकालने के लिए हमने Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लिया, तो ये जो ए देखिए ए एरिया इसमें एनक्लोज्ड है, ये जो इसका एरिया ए है, ये अगर आप प्लेट लेंगे इस तरह से, प्लेट मान लीजिए कोई भी आपने इस तरह की एक प्लेट कंसीडर की, ये प्लेट है आपके पास और ये सिलेंडर है इस तरह का, तो सिलेंडर का जो एरिया एनक्लोज्ड है, ये ए एरिया एनक्लोज्ड है, इसके अंदर ये जो है एनक्लोज्ड एरिया है। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब यूनिट एरिया का चार्ज, वन एरिया का चार्ज सिग्मा है मान लो, तो ए एरिया का चार्ज हो गया सिग्मा ए, उसे कहेंगे एनक्लोज चार्ज। तो एनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी आपकी। दोनों को इक्वेट करेंगे तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए विल बी कैंसल्ड, ई इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि इनफाइनाइट एरिया की प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कांस्टेंट है थ्रू आउट द एरिया, पूरी जगह कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप ग्राफ भी बनाएं इसके नीचे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आएगा, वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, और इसकी वैल्यू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। अगर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होता तो वो डिस्टेंस के साथ सिंबल आ जाता, जैसे आर पे डिपेंड कर रहा होता तो आर कैप आ जाता, लेकिन यहाँ डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा तो एन कैप आएगा, और एन कैप को कहेंगे यूनिट पोजीशन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।